थोड़ा पन्ना पुन्ना आईडी हुई वो क्या ले सबको दे दो ले बेटिया अपने हाथ में ले। चैनल का आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए मोनू जलवीर जो है ये इस नहर के पास इसकी झोंपड़ी है और ये नहर चल रही है इसके बराबर में, ऊपर इन्होंने 500 लोगों की जान बचा दी और लाश निकाल दी और बहुत लोगों की इन्होंने जान बचा दी। और रुड़की जैसे शहर में एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति कहता हूँ तो वो तो एक सच्ची सेवा कर रहा है, हमारे सबकी मानव सेवा कर रहा है। इसे सबसे पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, इसे कोई बहुत आवास पड़े मकान पड़े बहुत जो एक इसे आवंटन कराया जाए या इसकी कोई व्यवस्था कराई जाए। यहाँ इसके पास देखो झोपड़ी भी इसकी पास में पर पन्ना नहीं है कुछ नहीं है, तो मेरे अपने आप को जब मैं देखा इसका पन्ना भी उड़ गया और वो भी हो गया, तो मैं इसके पहले भी कई बार इसे सम्मानित कर चुका हूँ। मैं कई बार पहले भी इसकी कई बार मैं मदद कर चुका हूँ। मेरा दिल नहीं मानना, मैं फिर अपने लोगों को लेकर और इसके पास आया मोनू जलवीर के और मैं इसकी जो है पास आज इसे सम्मानित भी करा और इसकी जो भी मेरे में होती हुआ उसकी इसकी मदद भी करी। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन द्वारा पत्रकार एकता कार्यक्रम का सफल आयोजन। बिजनौर चांदक ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन द्वारा चांदक स्थित आरपीएस बैंक्वेट हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारों को एक मंच पर एकत्र करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना तथा पत्रकारिता के मूल्यों को सशक्त करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पदमपुर के पूर्व प्रधान शिव कुमार ने की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अनुज वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार, पत्रकार राहुल कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने भाग लिया। हरिद्वार लक्सर से वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दूर दराज से आए कई पत्रकारों ने इस आयोजन में प्रतिभाग कर पत्रकार एकता के संदेश को मजबूती प्रदान की। इस दौरान पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई, जैसे कि सुरक्षा, सम्मान और सच्चाई पर आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा देने के विषय। वक्ताओं ने पत्रकारों को एकजुट रहकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दीपक कुमार, मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार, राहुल कुमार, अनुज वर्मा, दिलशाद अली, जुनैद खान, शोएब अली, सत्येंद्र सैनी, महेश कुमार मुजफ्फरनगर सहित कई अन्य पत्रकारों ने भाग लिया और संबोधित किया। इस अवसर पर सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि पत्रकारिता को निष्पक्ष, निर्भीक और जनसेवा का माध्यम बनाए रखने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन आज पूरे भारतवर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। देखिए, ऐसा है, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज 6.25 लाख पत्रकार जो है वो भारतवर्ष में हैं और हर महीने 3 या 4 प्रोग्राम हैं। अभी पिछले महीने और इस महीने भी 10-11 हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं और आज के बाद आज 20 तारीख है, 25 तारीख आने वाली है तो मुरादाबाद में प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा इंदौर में प्रोग्राम है, इसके अलावा हिमाचल और जालंधर के अंदर प्रोग्राम है। तो आए दिन जो है वो प्रोग्राम की तिथि तय हो रखी है। अध्यक्ष जी, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन जो है जो संगठन है पत्रकारों का, किस तरह से पत्रकारों की मदद करता है और इस संगठन को मतलब बनाने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, ऐसा है, जो हमारे साथी भटकते फिर रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक मंच पर लाना और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम करना और संगठन की जो मीटिंग है वो हर महीने अपने रजिस्टर में एंट्री करना। अगर हर महीने आपकी एंट्री नहीं होती है और खुदा न खासा महीने 2 महीने के बाद कोई ऐसा मामला हो जाता है तो संगठन हाथ खड़ा कर देगा और उसका सहयोग नहीं करेगा। क्यों? जब आपको महीने में एक रूल दिया गया था कि आपको महीने में हर हाल में मीटिंग करनी है, अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, और आप जो है महीना, 2 महीना, 3 महीना कोई भी मीटिंग नहीं कर पाए और इसी समय वो हादसा हो गया। आप कहने लगे कि वहाँ मदद की जाए, बिल्कुल नहीं होगी। आप अगर संगठन को फॉलो करेंगे तो संगठन आपको लिए आधी रात में फॉलो करेगा। अध्यक्ष जी, पत्रकारों पे जो मुकदमे होते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब से या जब से हम काम कर रहे हैं, बताइए किस पत्रकार पे प्रताड़ना हुई है, किसके खिलाफ मुकदमा हुआ, एक आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ। आए दिन एक दो नहीं, ऐसे नहीं है। जब वो संगठन में कोई जुड़ा हुआ भी नहीं है, हमारे संज्ञान में भी नहीं है और उसके बावजूद भी अगर किसी पर कोई मुकदमा होता है, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे वो इधर उधर का मामला हो, हम फिर भी सहयोग करते हैं।
लेकिन जब तक हमारे पास में कोई खबर नहीं आएगी और मुकदमा उस पर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए आप। भगवानपुर तहसील दिवस में 49 शिकायतें दर्ज, 15 का मौके पर निस्तारण। हरिद्वार 20 मई 2025 भगवानपुर तहसील में आयोजित तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों से संबंधित 49 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 15 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया। मुख्य रूप से भूमि विवाद, सिंचाई, विद्युत व्यवस्था जैसी समस्याएं उठाई गईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध व गंभीरता से सभी शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले तहसील दिवस की शिकायतों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। आज भगवानपुर में तहसील दिवस है और सभी जिलास्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले जो पुराने लंबित प्रकरण हैं उनकी समीक्षा की गई है। लगभग 54 प्रकरण लंबित हैं पुराने। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर सभी को निस्तारित करके भेजें। उसके अलावा आज कुल 30 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कुछ शिकायतें राजस्व से संबंधित हैं, कुछ चकबंदी से संबंधित हैं और मुख्य रूप से नदी के किनारे, सोनानी नदी के किनारे तटबंध बनाने की मांग 3-4 शिकायतों में आई है। तो सिंचाई विभाग ने बताया है कि ऑलरेडी उन्होंने एक एस्टिमेट बना के भेजा हुआ है कि जैसे ही धनराशि स्वीकृत होती है उस कार्य को कराया जाएगा। उसके अलावा कुछ शिकायतें इस विषय की आई हैं जो न्यायालयों में पेंडिंग है, फैसला वो भी आए हुए हैं। तो उसमें संबंधित को निर्देश दिया गया है कि जल्दी जल्दी तिथियाँ लगाने की मुकदमों का निस्तारण करेंगे। शेष शिकायतें कुछ पैमाइश की थी, 1-2 बिजली की थी, तो इस प्रकार की शिकायतें हैं। एक आध वो पुलावा टूटने की शिकायत थी, उन सभी में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कुछ तात्कालिक पद्धति भी थी जो आजकल के निस्तारित हो गए हैं। तो सभी शिकायतों के निस्तारण का पूरा प्रयास। नमस्कार, मैं जितेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल और इस समय मौजूद हैं फोनिक्स यूनिवर्सिटी इमलीखेड़ा रुड़की में। और आज यहाँ पर जो है टीचर्स रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि फोनिक्स कॉलेज इमलीखेड़ा जो है आज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन चुका है। और यहाँ पर जो है आज जनपद हरिद्वार के दूर दूर से जो है यहाँ पर टीचर्स आए हुए हैं और उनका यहाँ पर एक मीटिंग का कार्यक्रम था। हम जानने की कोशिश करते हैं कि फोनिक्स कॉलेज जो है फोनिक्स यूनिवर्सिटी बना। सर, क्या कहना है, आज यहाँ पर मीटिंग हुई है? ठीक रहा प्रोग्राम, बढ़िया सुंदर। अच्छा, तो बच्चों के लिए कितना बेनिफिट रहेगा ये? 70-80% तो रहेगा ये बेनिफिट, लगभग 90% भी जा सकता है। आप काफ़ी टाइम से यानी कि रिटायरमेंट भी आप हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर अभी भी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में बहुत डाउन है। तो क्या देखना चाह रहे हैं आप, किस तरीके की शिक्षा देखना चाह रहे हैं? वेल एजुकेटेड होने चाहिए टीचर। ये है कि टीचर अच्छे होंगे तो फिर बच्चे भी बढ़िया निकलेंगे, ये है बात। ठीक है सर। और हमारे साथ जो है इस समय मौजूद हैं एक और यहाँ पर टीचर्स है जिन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। सर, क्या नाम है आपका? नौशाद अली। नौशाद जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पिरान करियर से। अच्छा, तो पिरान करियर कौन से विद्यालय में आप? MJF इंटर कॉलेज पिरान। सर, आज यहाँ पर जो है फोनिक्स कॉलेज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन चुका है और यहाँ पर एक टीचर्स की मीटिंग आज सेलिब्रेट हुई है, तो क्या कहना है आपको? ये अच्छी लगा है आज यहाँ पे आना, बच्चों को गाइडेंस मिलेगा। फोनिक्स ग्रुप से यूनिवर्सिटी बनाया है, बहुत अच्छा लगा है और यूनिवर्सिटी बनने से बच्चों का काफ़ी फायदा होगा आसपास के। ये काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए अभी भी इतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है और ये फोनिक्स कॉलेज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो कितना बेनिफिट बच्चों को मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हम काफ़ी साल से एडमिशन दे रहे हैं बच्चों का, बहुत बेनिफिट मिलेगा, पढ़ाई में भी अच्छा ग्रोथ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टीचर्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुबह केवड़िया जी, कहाँ से हैं आप? राजकीय इंटर कॉलेज चौरादेव के प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हैं आप? कौन सा कॉलेज में? राजकीय इंटर कॉलेज चौरादेव। चौरादेव, ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सहारनपुर में। सहारनपुर में। तो ये फोनिक्स कॉलेज जो है आज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन चुका है 2025 में, तो बच्चों के लिए कितना बेनिफिट का मामला आप देख रहे हैं? बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों को, पास में यूनिवर्सिटी है, बच्चों को इंटीरियर के एरिया के बच्चे हैं तो ज़्यादा बच्चों को कवर करेगा। और अच्छा लग रहा है, अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खुली है, बच्चे भी इससे एजुकेशन में पहुंचे। हाँ प्रसन्न है और उनको एक मौका मिलेगा। जो बच्चे नहीं जा सकते थे
वो अपने नज़दीक की वजह से यहाँ पे हायर एजुकेशन ले सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कालीचरण है। जी जी, थैंक यू सर। आप जीआईसी रुड़की से हैं सर? जी हाँ। तो सर फोनिक्स कॉलेज आज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन चुका है, जबकि इस कॉलेज से घाट क्षेत्र काफी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी भी यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बहुत खराब है। जैन साहब की बहुत बहुत कोशिश है एजुकेशन के मामले में कि भाई ये क्षेत्र जो है एजुकेशन के मामले में डेवलप हो सके। तो सर क्या कहना है आज? उसके लिए है कि पहले तो जयंत साहब के ने जो प्रयत्न किया उसके लिए आभार है। और घाट क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो इंटीरियर के बच्चे होते हैं, उनको वो पैसे की भी कमी होती है, वो नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी बनने से हमारे बच्चों को और खासकर बच्चियों को बहुत बड़ा बेनिफिट। सर काफी टाइम से आप जीआईसी रुड़की में कार्यरत हैं, आप बच्चे के गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में? हम तो यही देना चाहेंगे कि भाई यहाँ से हमारे बच्चे जीआईसी से निकलते हैं तो हमारी इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास पढ़ती है, अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, यहाँ आए और अपनी अपने हायर एजुकेशन यहाँ से लें। थैंक यू सर। मेरा नाम श्रद्धा हिंदू है। जी मैडम, कहाँ से हैं आप? मैं श्री मारवाड़ कन्या इंटर कॉलेज में संस्कृत की लेक्चरर हूँ। मारवाड़ रुड़की से? जी, लाल कुर्ती मैडम, थैंक यू मैडम। फोनिक्स कॉलेज आज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन चुका है 2025 में, तो गार्जियन को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के चेयरमैन सर श्री चैरव जैन जी को बधाई देना चाहूँगी और उनकी जो यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, नई यूनिवर्सिटी बन गई है फोनिक्स, और आज उन्होंने हमें गुरु सम्मान के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है। और इन्होंने काफ़ी फैकल्टीज़ और जो भी फैसिलिटी हैं इस कॉलेज में उसके बारे में हम सबको बताया है, और जिससे हम लोग आगे आने वाले बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी इस विद्यालय में आए, इस विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई करें और यहाँ की जो भी फैसिलिटी है उसका लाभ उठाएं। थैंक यू। शिव बाबा प्रधानाचार्य और श्री रविंद्र सैनी जी, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज फोनिक्स कॉलेज फोनिक्स यूनिवर्सिटी में हुआ घाट क्षेत्र है, किस प्रकार का संदेश आप अभिभावकों को देना चाह रहे हैं सर? देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल है और डॉक्टर चिरव जैन जी की मेहनत का फल है जो यहाँ तक जो है इमली खेड़ा ने जो है क्षेत्र को नेता भी दिए और जो है कई क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है इमली खेड़ा ने, और आज उसी क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम में जो है डॉक्टर साहब की मेहनत की वजह से जो है एक बड़ा विश्वविद्यालय जो है क्षेत्र अपने क्षेत्र को दिया है, जिससे आज तक जो है क्षेत्र जो है पिछड़े हम माना जाता था। इस प्रकार की सुविधाएं जो क्षेत्र में नहीं थी। आसपास में जो है यूनिवर्सिटियां बहुत थी, लेकिन जो है हमारे इमली खेड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है पहली बार जो है डॉक्टर साहब की मेहनत से जो है एक उपलब्धि, नई उपलब्धि में जो है उनका नाम जुड़ा है। और ये सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो जो है अपने बच्चों को जो है वहाँ पर प्रवेश दिलाएं और जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है उन्हें ग्रहण कराएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे साथ अब आपसे मुलाकात करा रहे हैं फोनिक्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री चैरव जैन जी से, और बहुत अथक प्रयासों के द्वारा जो है इस घाट क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा एजुकेशन के मामले में, बहुत अधिक प्रयासों से फोनिक्स कॉलेज फोनिक्स यूनिवर्सिटी में 2025 में चेंज हो चुका है। क्षेत्र की जनता को चैरव जैन जी क्या संदेश देना चाहते हैं, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट आज इमली खेड़ा रुड़की में हुआ है। सर, हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके अथक प्रयासों से बच्चे जो है बहुत वीरान थे इस क्षेत्र के, क्योंकि घाट क्षेत्र से आपका कॉलेज फोनिक्स कॉलेज जुड़ा हुआ था, आज फोनिक्स यूनिवर्सिटी बना है। तो सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये इमली खेड़ा मेरा पैतृक गाँव है, तो इसको पिछड़ा ना बोला जाए, इसको अग्रसर करने के लिए जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना कर पा रहा हूँ। और ये शुरू से अग्रसर रहा है, रुड़की से भी ज़्यादा अग्रसर था, कुछ चीज़ों के चलते थोड़ा सा पिछड़ गया था। और एक इमली खेड़ा निवासी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं अपनी जो मातृभूमि है, जो हमारी यहाँ से हमने जन्म लिया है, उसका फिर से विकास करूँ। इसके चलते 2009 में हमने यहाँ पे कॉलेज स्टैब्लिश किया था। अब ये यूनिवर्सिटी बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को सबको रोजगार दे पा रहे हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे वो यहीं उच्च कोटि की शिक्षा ले पा रहे हैं। और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आएँ और यहाँ की जो शिक्षा है उसका लाभ उठाएं। सर, थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है। सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आप गार्जियनों को इन्फॉर्म करें। सर, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो उत्तराखंड के बाहर के बच्चे हैं उनसे उत्तराखंड के बच्चों के लिए ऑलरेडी 25% कम है। और हमारा जो बीटेक का फीस है वो लगभग 90,000 पर मंथ, वो पर ईयर है, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ की 1.5-2 लाख रुपए होते हैं, हम उस 90,000 पे रखे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि निचले से निचले तबका जो समाज का है, जो आर्थिक लोग से आर्थिक वर्ग कमजोर आर्थिक वर्ग है, उसके बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ पाएँ। इसके चलते हुए हमने अपनी फीस कम रखी है ताकि ये सबके लिए अफोर्डेबल रह पाए और सबको एक उच्च कोटि की शिक्षा मिल पाए। थैंक यू सर।
तो जैन साहब का कहना है कि यहाँ लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत अथक प्रयासों से फोनिक्स कॉलेज जो है, फोनिक्स यूनिवर्सिटी 2025,000 में बन चुका है। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, इमली खेड़ा, रुड़की। धन्यवाद। मामला है जी, ग्राम प्रधान से कई बार कह चुके कि ये चैम्बरों का मामला करवा दो सही, क्योंकि कई बार खराब हो चुके हैं। 1 साल नहीं हुआ और 2 बार खराब हो चुके हैं। बिल्कुल ध्वस्त है मामला, कुछ नहीं। सड़कों पे पानी बह रहा है, नाली आटी पड़ी है, सफाई का भी कोई मामला नहीं है गांव के अंदर सही। तो ये चीजें प्रधान ध्यान नहीं दे रहा। कई बार गांव वालों ने कह चुके, दरियापुर दयालपुर। तो ये चैम्बर कितना, और इसमें 6 महीने पहले भी खराब हो चुका था, एक बार कराया उसने। समस्या गाँव की समस्या है कि और भी समस्या है। हमारे भाई एक गए थे, उन्होंने बताएंगे आपको जो गए थे समस्या के बारे में। नानू भाई, पहले बात तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गांव की समस्या जानने के लिए गांव में आए। थोड़ी तबीयत खराब सी है, थोड़ी आवाज। क्या नाम है आपका? समस्या ये आप देख रहे होगे, गांव की नाले देख लो आप क्या हाल हो रखा है। ये ड्रेन का है। ड्रेन के रिगार्डिंग पहले ही ऑलरेडी बहुत कुछ अमाउंट निकलना जा चुका है हमसे। ऑनलाइन सब चीज पड़ा हुआ है, देख भी सकते हैं। और ये बोलने के बावजूद भी ड्रेन का अब बोल रहा है कि इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। पहले अगर बनाना था तो पहले स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाना था जो टूटे मत। काम कर देते हैं पर काम को तरीके से नहीं करते। अब दोबारा फिर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आने जाने में लोग बाबू को इतनी परेशानी है कि एक दिन हमें खुद जा रहा था अपने आप बाइक से, यहाँ से इस पे चढ़ी तो इस साइड से चैम्बर ऐसे उठा, ऐसे चैम्बर उठा इस साइड से। बोला ड्रेन की तो गांव में पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी हो चाहे आप पीने के पानी का भी ऐसे हाल है। गांव में भी जो हमारी अलग अलग योजनाएं आ रही हैं उनका भी लोगों को प्रॉपर जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। तरफ से आश्वासन कई बार दिया जा चुका कि अगर इसको सही कराएंगे। मेरे को तो ये बोल रहा था एज ए ग्राम पंचायत मेंबर होने के नाते भी कि भाई इसको हम ऊपर उठवाएंगे। लगभग अब से 1 महीने पहले बात होगी, पर अब तक इसमें कुछ नहीं कराया। भ्रष्टाचार की दरार तो है, मैं खुलकर तो नहीं बोलना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से उनको पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ नियम है, रूल है गवर्नमेंट का कि 2 साल तक की कोई आटा नहीं डाल सकता प्रधान की। अदर भी 2 साल के बाद सब चीज हो सकती है। तो अब इतना ही कहेंगे, थोड़ा आगे देख के काम करें। अभी लगभग 2.5 साल और बच रहे। जिनके साथ वो लग रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहें, और जो उनको जो गलत काम करवाना चाह रहे हैं वो भी थोड़ा समझ जाएं। हम तो इतना ही कहेंगे। इतना है, लोग हैं अभी भी देश ऐसी बात है। पीएम योजना की बात ऐसी है, कहना तो मैं चाहूंगा नहीं। बहुत 200 लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, डिमांड करी जा रही है 10-10 हज़ार रुपए की। तब उनको योजना के लिस्ट में उनका नाम डाला जा रहा है। और ऐसे भी हैं, देखो हमारे तो सीधा उद्देश्य है कि जिसको फर्ज है ना, जिसका बैठता है उसको मिलना चाहिए। ये नहीं है एक का मकान आ रहा है, एक के तो मकान के ऊपर मकान बन रहे हैं, और एक बचा रहा ऐसा जिसके पास छत भी नहीं है, उसको तो मकान नहीं आ रहा। जिसका मकान ऑलरेडी पहले बना हुआ उसके मकान आ रहे हैं। तो ऐसा भी ना हो, ये राजनीति भी गाँव में ना हो। फिलहाल के टाइम में गाँव में राजनीति बहुत गंदी हो रही है। 2-3 जने मिलकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। अधिकारियों को भी पता है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं इनसे तंग होकर ट्रांसफर लेके चले गए। हम ज्यादा नहीं बोलते, वो सब पता है, पर टाइम पे आएगा सब बताएंगे। प्रधान जी, ये ग्रामवासियों का कुछ आरोप है कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, और जो चैम्बर्स हैं वो लगभग 1.5 साल हुए लगे हैं और वो फिर ब्रेक हो गए हैं। इस पे क्या कहना है आपको? देखिए सर, हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी हम कार्य करते हैं वो सभी हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं, बिल्कुल 1 नंबर का कार्य होता है सभी। अब ग्रामवासियों का जो है, आपने बोला कि ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं। अब जहाँ पर कार्य होगा वहाँ आरोप तो ऑटोमेटिकली लगना ही लगना है। तो ऐसे भी जैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत को हम अच्छी साफ़ सुथरी बनाएं। हमने अभी PWD से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास रोड बनवाया है। अब ग्रामवासियों का ये भी आरोप है कि जो PM आवास योजना, जो स्कीम्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चल रही है, उसमें आप 2-2.5 हज़ार रुपया रिश्वत मांग रहे हैं। तो ये भी ग्रामवासियों का आरोप है। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये बिल्कुल फेक है। अब जो कोई जिसने आरोप लगाया, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वो साबित करके दिखाए। अपने कार्यकाल में आज तक जब से आप ग्राम प्रधान बने हैं, कौन कौन सी योजनाएं आपने यहाँ पर धरातल पर उतारी हैं? मेरे कार्यकाल में हमने एक तो मनरेगा है जो चलती रहती है हमारी। दूसरा, मेरा गांव मेरी सड़क के तहत हमने सड़कें बनाई है। कितनी बनी है?
लगभग एक ही सड़क बनी है जो मैंने अभी बताया आपको 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। और ग्राम पंचायत जो राज्य वित्त का है वो उससे कार्य कराते रहते हैं। बहुत सारे हमने चैनल लगाए हैं, पंचायत घर बनाया गया है हमारे यहाँ भी। जो मनरेगा है उसमें कितने श्रमिक हैं आपके यहाँ पर? लगभग 60 जो काम करते हैं, जो फिलहाल मौजूदा काम करते हैं, लगभग 60 के समथिंग है। तो क्या मनरेगा का जो पैसा है उनको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कुछ ये भी ग्रामवासियों का आरोप है कि पीएम आवास योजना में उन लोगों के नाम हैं लिस्ट में जो उसके पात्र नहीं हैं, ये भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन है? देखो अभी तो सर्वे चल रहा है इसका, अब सर्वे चल रहा है, जो भी बोल रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, हम उसका सर्वे में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकी अभी जांच तो बाकी है, जांच पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पात्र नहीं होगा कट हो जाएगा। लक्सर श्रीराम कॉलोनी में यूट्यूब स्टूडियो का उद्घाटन विधायक उमेश कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। लक्सर के श्रीराम कॉलोनी में आज यूट्यूब आंसू द्वारा यूट्यूब स्टूडियो कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा पहुंचे, जिन्होंने फीता काटकर स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों यूट्यूबर्स, समाजसेवी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। विधायक उमेश कुमार शर्मा ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने कंटेंट में मर्यादित भाषा का प्रयोग करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और परिवार के सदस्य, विशेषकर बहन बेटियां, भी इसे सम्मानपूर्वक देख सकें। विधायक ने आगे कहा, 3 साल पहले लोग कहते थे कि सड़कें नहीं बनेंगी, अस्पताल नहीं बनेंगे, लेकिन आज जनता के आशीर्वाद से हमने वह सब कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि खानपुर क्षेत्र में अब सिरकुल बनकर तैयार हो चुका है और एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है, जिसमें लगभग 100 बेड की सुविधा होगी। इसके साथ ही विधायक ने बताया कि क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला बाईपास भी अब पूरी तरह बनकर तैयार है, जिससे आवागमन सुगम हो गया है। उन्होंने दावा किया कि आज खानपुर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ चुका है और क्षेत्र का विकास लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर विधायक के प्रयासों की सराहना की और उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। नहीं पाते थे। मुझे याद है सन 2011, 10 और 11 में मैंने इस राज्य के बहुत बड़े ऑपरेशंस किए, बहुत बड़े घोटाले खोले जिनसे सरकारें तक गिर गई। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत है। आज यही लाए यहाँ तक अगर ये मना कर देते तो फिर तो कोई भी नहीं आ सकती, मनी कोई भी मिल जाए तो वो तो इन्होंने ही सब कुछ पीछे छोड़ कर, हालांकि चुनौती बहुत आई बीच में कि भाई ऐसे ऐसे करवा रहा है, माँ भी वाइफ भी साथ में, लेकिन इन्होंने सब कुछ को इग्नोर करके यहाँ तक आए और अब भी कर रहे हैं बहुत चीज़ इग्नोर। तो वैसे ही अगर इन पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होने का। बस यही कहना चाहूँगी, जिस काम को लग रहे अपना लगे रहो, अगर लोगों पर ध्यान देंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। बहुत गर्व हो रहा है अपने बेटे पर, जो मेरा बेटा यहाँ तक बहुत मेहनत करी और जो यहाँ तक पहुँचा। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, इस तरह ही करते रहो, अपना आगे बढ़ते रहो। मेरे बेटे जितना आगे बढ़ेगा इतनी मुझे तो बहुत खुशी होगी, माँ को बहुत खुशी होगी। कहते हैं सास जब बन जाती तो बहू को किचन में लाती है, मगर आपने पर्दे पे लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो बस मैं यही कहूँ, अब बस ठीक ही रहा है, इस तरह ही करते रहे। और की शुरुआत की है, ये फैसिलिटी बड़े बड़े शहरों में होती है, आपने एक लक्सर में ऑफिस खोला है, क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या फैसिलिटी रहेगी? चुनौतियां बहुत हैं जी, हेट बहुत है, लेकिन किसी भी चीज़ पर ना ध्यान देकर अपने काम पे फोकस करना दिलो जान से। आपने लक्सर जैसी जगह, क्योंकि हमारे आसपास हरिद्वार है, सहारनपुर, वो सब फैसिलिटी, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी रहेगी आपके ऑफिस में? यहाँ पे हमारे यहाँ जी हर तरह का कंटेंट मिलेगा आपको देखने को, कॉमेडी भी, सस्पेंस भी, म्यूजिक भी, हर तरीके का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है जी कि जिस भी काम में लग रहे दिलो जान से लगो। आज जहाँ पे मैं हूँ, बहुत छोटे बड़े मेरे भाई बहन आना चाहते हैं कि हम भी ऐसी ज़िंदगी जीवें जैसे कि राज भाई हैं, भाई अच्छे कर खा रहे, सब मौज ले रहे, लेकिन यहाँ तक आने में भाई बहुत मेहनत कर रखी, 12-13 साल की लगातार कड़ी मेहनत है मेरी। तो तुम भी किसी भी लाइन में हो, चाहे तुम एक वीडियो क्रिएटर ही हो या कोई भी लाइन है तुम्हारी, या स्टडी की कुछ भी है, तुम दिलो जान से करो तो तुम जरूर पहुँचोगे एक दिन। अंजलि जी के लिए। अंजलि जी, तो पहले कहा कि ग्रामीण अंचल में एक नई शुरुआत है, इसके लिए मैं आशुराज को, गुरु को, दीपक को, रानी को, अंजलि को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक नई शुरुआत की।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे जो भी आपके लिए बन पड़ेगा वो भी करेंगे, कंटेंट में भी जो आपके सहयोग करना होगा वो भी करेंगे, और इससे रोज़गार के भी साधन उत्पन्न होंगे। चाहे 2 लोगों को मिले, 4 को मिले, लेकिन रोज़गार तो रोज़गार होता है, एक से ही शुरुआत होती है। और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आज युवाओं की ज़रूरत है, जो कि जल्दी से रीच पाने के बजाय एक सामाजिक और अच्छा कंटेंट बनाने की इच्छा रखते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उभरेंगे। पहले से भी इनका नाम है, लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, सोशल मीडिया पर इनकी अपनी पहचान है, प्रेजेंस है, और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे चलकर आपका नाम और जो है वो रोशन हो। जिस तरीके से आप हरिद्वार जनपद में और अन्य जगहों पर लोग आपको जानते हैं, ऐसे ही आपको देश भर में लोग जानते हैं। विश्व गुरु बने, शत्रु देश पाकिस्तान का नाश हो, इसी एक कामना के साथ आज यहाँ पर विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर सभी आचार्यगणों ने आकर के आहुतियां दी, पूजन किया, भगवान नरसिंह जी का अभिषेक किया, राष्ट्र कल्याण की कामना की, माँ गायत्री सावित्री की आराधना की, भगवान देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की आराधना की कि हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का मंगल हो, वीर सैनिकों का मनोबल बना रहे, उनके शरीर की रक्षा भगवान करे और भारत पर हमेशा भगवत कृपा बनी रहे, अखंड भारत की संकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो। इसी एक कामना के साथ यज्ञ और पूजन आज ज्योतिष गुरुकुलम में किया गया, जिसमें हमारे सौरभ भूषण शर्मा जी, हमारे देवेंद्र शर्मा जी, हमारे अर्जुन जी जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री है, हमारे आदित्य शर्मा जी, शास्त्री जी, हमारे ईश्वर चंद्र जी, हमारे ललित जी शर्मा जी, सभी ने यहाँ पर भाग लिया है और अन्य अन्य लोगों ने भी भाग लिया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लक्सर अंबेडकर पार्क की भूमि विवाद को लेकर दलित समाज का धरना जारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कदम सिंह बालियान ने दिया समर्थन। लक्सर हरिद्वार 11 मई। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में अंबेडकर पार्क की भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि पूर्व चेयरमैन द्वारा कुछ सभासदों के साथ मिलकर इस पार्क की भूमि को एक गौशाला को आवंटित कर दिया गया है। इसके विरोध में दलित समाज द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दिनांक 11 मई को राष्ट्रीय दलित जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कदम सिंह बालियान धरने स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित इस पार्क की भूमि को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित करना समाज के साथ अन्याय है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रफलपाल जी, अशोक कुमार, नवीन, सचिन, मिथुन कुमार, सूरजपाल, संजय कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि विवादित भूमि को पुनः अंबेडकर पार्क घोषित किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या आवंटन रद्द किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लक्सर गांव वार्ड नंबर 1 में धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर ये हमारे कुछ बहुजन समाज के आदमी भी इकट्ठा हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर कदम सिंह बालियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित जागरण मंच। मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मुझे कुछ अखबार के माध्यम से पता लगा कि लगभग 10-15 दिन से हमारे समाज के लोग लक्सर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा के पास धरनारत है, क्योंकि लक्सर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन ने मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर के पार्क के लिए जो आरक्षित भूमि की गई थी उसको खुर्द-बुर्द करने की नीयत से गौशाला को आवंटित कर दिया, जो सरासर दलित समाज के साथ धोखा है, गलत है और बाबा साहब की विचारधारा के मानने वालों के साथ धोखा है। मेरी मांग है, राष्ट्रीय दलित जागरण मंच का इस मांग को समर्थन है और हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि वो तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और इस जमीन को पूर्व की भांति बाबा साहब अंबेडकर पार्क को ही वापस करे और गौशाला को किया गया प्रस्ताव रद्द करे, अन्यथा ये मामला
पूरे देश भर में गूंजेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जय 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 भीम, जय 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 भीम, चाहे जो मजबूरी हो, दलित एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। मैं मंशा शर्मा आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है वेटेक वल्लभ जी, जो कि एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी। आइए सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप एक समाज सेवी हैं, तो आजकल आप क्या क्या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? संस्कारों में मिली है समाज सेवा। जब से होश संभाली है तब से मेरे ख्याल से हम समाज सेवा कर ही रहे हैं। और चूँकि मैं वैद्य हूँ, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं हमारे साथ ज़्यादा रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य लाभ दे सकें, तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हमारी ज़्यादा रहती है। सर, जैसे कि आप खीर वितरण का कार्य करते हैं, तो उसके क्या क्या लाभ हैं, हम थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे मुख्य है ये खीर वितरण। औषधि खीर है, जड़ी बूटियों का नुस्खा है, क्योंकि खीर तो ताज़ा बना करके खाई जाती है। और ये जो औषधि खीर है, ये सुबह खाली पेट लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसका निःशुल्क शिविर हम लगभग 30-35 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं। और इसमें ये जो 3 बार लगाई जाती है, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मांगशीर की पूर्णिमा, ये सर्दियों का चढ़ता हुआ काल होती है। तो सर्दियों से बचाने के लिए ये होती है, सर्दियों से जो होने वाले रोग हैं उनसे बचाने के लिए ये है। और जो पुराने नज़ला, जुकाम, सांस, दमा, सर दर्द, ये कफ की प्रॉब्लम होती हैं, इन बीमारियों को वो लाभ करती है और इन्हीं से ही हमें बचा के रखती है। तो ये एक बहुत विशिष्ट चीज़ है, जिसमें आप ये मानेंगे कि एक खुराक खा करके हर रोगी कहता है, जितने रोगी आप वहाँ मिलेंगे सब हर रोगी कहता है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। सर, जैसे कि आपने बताया इस खीर के बहुत फ़ायदे हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी ले सकता है। किसी को कोई रोग है अथवा नहीं है, अगर नहीं है तो इम्यून बूस्टर का काम करेगा, सर्दी से बचाएगा, और है तो उसको लाभ करेगा। किसी को भी कोई इसमें हानि नहीं है। केवल इसमें मिश्री थोड़ी होती है, हल्की रखते हैं इसलिए कि मधुमेह रोगी भी इसको ले सके, इसलिए बहुत हल्का रखते हैं, तो सभी लोग ले सकते हैं। सर, इसको कोई अपने घर पर भी बना सकता है इजली? बीच में कुछ समय ऐसे आया था कि जब हमारे पिताजी ने नहीं इसका व्यवस्था कर पाए थे, तो उन्होंने इस दवाई को पुड़िया बना करके फ्री देने का यहाँ से शुरू किया काम, लेकिन उसमें बाधाएं आई। जो चावल जितनी दवाई, जितना दूध, जैसा दूध उसमें उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाता था। इसलिए जैसे कि मान लो इसमें देसी गाय का दूध हम प्रयास करते हैं मिले, और उसके बाद जितनी कमी होती है तो गाय का दूध ही बाजार से, डेयरी से लेते हैं। तो अभी किसी के घर में गाय का दूध नहीं है तो भैंस का लगा लेता है तो लाभ नहीं होगा, और किसी घर अमेरिकन गाय है तो उतना लाभ नहीं होगा। किसी ने डेयरी से लिया, उसका कुछ प्रदूषित दूध आ गया, उससे लाभ नहीं होगा। चावल किसी ने अगर ये जो हमने औषधि वाला चावल होता है, साठी का चावल होता है, ये नहीं डाला तो कुछ और डाल दिया तो लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम ये इस संसार को, जनभावना को ये बता सकें कि आयुर्वेदिक औषधि शीघ्र लाभ करती है। अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो वह शीघ्र लाभ वाली बात समस्या नहीं हो पाती है। सर, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पहल मचाया है गंगा आरती का। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते थे, हमें गंगा आरती के लिए उन्हें लेके जाना पड़ता था कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन जो कि अब है रुड़की में ये एक भव्य दृश्य होने लगा है हमारी गंगा आरती का। इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर यहाँ का आध्यात्म और पवित्र वातावरण बन गया है, शहर ही पवित्र हो गया है। ये बात जरूर है कि हरिद्वार हम जाएं या नहीं जाएं, जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन रुड़की में जिस चीज़ का अभाव था वो एक नया
एक प्लान यहाँ पर लेकर आए हैं और वो बिल्कुल सक्रिय रूप से चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे गंगा की पवित्रता भी बनेगी और हमारे शहर की पवित्रता भी बनेगी। इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सर, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और मोदी जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बीजेपी भी बहुत आगे चल रही है और अभी जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन भी आया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? किस ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम बहुत बढ़िया दिया है माननीय मोदी जी ने और इस पर काम बहुत अच्छा किया है और ये सोच के साथ किया है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल आतंकवाद को समाप्त कर रहे हैं और उन्होंने किया है। इस बात से हमको बहुत संतोष है। लेकिन जहां युद्ध विराम की बात आती है, सीज फायर की बात आती है, इससे हमें तो कम से कम संतोष नहीं हो पा रहा है। हमारी सोच अल्प बुद्धि है और हमारा अनुभव इतना नहीं है। वो बहुत बड़े इतने बड़े देश को चला रहे हैं तो उन्होंने जैसे आवश्यक समझा होगा किया है, लेकिन हमें ये संतोष नहीं होता। ये बात हमें पच नहीं पा रही है कि युद्ध विराम हो गया है। इसमें अभी पूर्ण रूप से सफाया नहीं हुआ है। अभी और इस चीज़ की आतंकवाद समाप्त करने की, वहाँ के ठिकाने समाप्त करने की और अभी आवश्यकता थी, उससे थोड़ा सा पहले ही विराम कर दिया गया है। सर, आपने जैसे कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बारे में आप हमारी जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्या उसके अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं उस बारे में? वैसे तो मैं वैद्य हूँ, 100% 100% आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाला हूँ और मुझे बचपन से लेकर आज तक यही तभी प्रसन्नता होती है जब कोई क्रिटिकल क्रोनिक एक्यूट पेशेंट आए जिसमें हमें दिमाग लगाकर डायग्नोज करना पड़े, निदान करना पड़े, चिकित्सा करनी पड़े, वहाँ हमारी इच्छा रहती है, वहाँ हमें संतोष मिलता है। उसको जब हम आराम करते हैं तो लगता है अपनी पीठ खुद थपथपा लेनी चाहिए। वो बहुत बड़ा संतोष होता है जब किसी को ऐसे आशा से भी बढ़कर लाभ होता है। लेकिन क्या सवाल था आपका? सर, आपने अभी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके क्या क्या लाभ हैं जनता के लिए, वो बताइए। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं कुंडली में, मानना पड़ेगा कि हमको वो मजबूर कर देते हैं किसी और लाइन में आने के लिए। तो 2 साल पहले हमारे भी ऐसे ग्रहों ने टक्कर मारी और मुझे एक लाइन की ओर आकर्षित कर दिया, सूर्य ऊर्जा तक। तो सूर्य ऊर्जा के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं उसकी हमने बहुत अध्ययन किया और ट्रेनिंग प्राप्त किया और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मेरा इंटरेस्ट उसमें लगा और मुझे संतोष हुआ, तो जो आदत है हमारी वैद्य के रूप में चिकित्सा उत्तम रूप से करने की, तो इसमें भी वही दिमाग हमारा लगा कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छे से अच्छे रूप से उसको एस्टेब्लिश करके दें, अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट मिले और लॉन्ग लाइफ मिले। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो इसमें एक प्रारूप तय किया है, नियम तय किए हैं कि जैसा जैसा लगाना, वो अगर हम अपनी नियति ठीक रखते हैं और उस रूप से हम लगाते हैं तो हम मानते हैं कि ये सिस्टम 100 साल तक काम ऐसा करता रहेगा। तो हमको भी उसी नियति से लगाने की एक आदत हो गई है। जितने लोगों को हमने लगाया, सबसे बड़ी इसमें सुविधा बहुत बढ़िया है कि एक तो इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, भारी सब्सिडी है, उसका लाभ मिल जाता है। दूसरा, इसमें बिजली का बिल फ्री हो जाता है। तीसरा, इसमें एक्स्ट्रा बिजली का हमको यूपीसीएल से पैसा मिल जाता है। चौथा, इसमें कोई मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है, कोई दोबारा इसमें खर्चा नहीं होने वाला है। और पांचवा, इसमें कि आज हम लगाते हैं तो हम अपने प्रपोत्र तक की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उसको भी ये फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है कि ऐसे सुंदर चीज़ में इतना सुंदर रिजल्ट हमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो मैं तो इसको बहुत अपने दिल में संतोष कर रहा हूँ कि मैंने ये व्यापार शुरू किया है। सर, आप हमारी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मैसेज? मैं वैद्य होने के नाते जनता को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्रेफरेंस पर आयुर्वेदिक चिकित्सा करें। ऐसा ही पहले 2 दशकों पहले किया जाता था, लेकिन अब हमारी जनता, सब हमारे मित्र प्रथम दृष्टया तो अन्य पैथियों पर, मॉडर्न चिकित्सा पर जाते हैं। ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में देर लगेगी, जबकि जब मेरे को 45 साल की चिकित्सा में करीबन 10 लाख से ऊपर रोगी स्वस्थ करने के काल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आयुर्वेदिक औषधि देर से काम करती है। जितनी आशा है उससे जल्दी फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे रोगियों की हमारे पास बाइट्स हैं जो ये बताते हैं कि जादू की तरह फायदा हुआ है।
तो ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम दृष्टिया अगर आप आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाएंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। एक मुख्य बात थोड़ी सी मैं आपको एक सेंटेंस बता दूं कि जो लोग आयुर्वेदिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक चिकित्सा का पालन करते हैं और औषधियाँ नहीं लेते हैं, वो लोग जब मृत्यु होती है तो वो चलते फिरते जाते हैं और परंपरा अनुसार उनका क्रियाकर्म करने का मौका मिलता है। जैसे कि जब मृत्यु प्राण निकलने लगते हैं तो उनको नीचे उतारा जाता है, लेटाया जाता है, दीपक बनाया जाता है, वो सब उनको क्या समय मिलता है। यदि जो एलोपैथिक चिकित्सा पर निर्भर करने वाले, नियमित एलोपैथिक चिकित्सा लेने वाले हैं, उनकी मृत्यु होती है तो घर के बिस्तर पर नहीं होती, बिस्तर पर होती है, जमीन पर उतारने का वक्त नहीं मिलता और वो बिस्तर बेड हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का होता है, घर का नहीं होता। घर वालों को तो बस केवल एक सूचना मिलती है, अब फला नहीं रहे, दिवंगत हो गए। तो ऐसे से बचने के लिए इस काम से आयुर्वेद को मैं प्रेफरेंस करूंगा, जनता से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करें, यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया है। सर अभी जैसे कि युद्ध चल रहा है तो हमारे सोल्जर्स के लिए और देशवासियों के लिए कोई मैसेज? अब तो युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हमारी सेना ने मोर्चा अभी संभाला हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मोर्चे पर रहें। अभी कुछ भी हो सकता है, या अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है ना, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता और अभी सतर्क रहें, अफवाहों से बचें। जनता से अपील यह है कि अफवाह ना फैलाएं, झूठी खबर ना बनाएं और बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड न करें। धन्यवाद। दर्शकों, ये थी एक खास मुलाकात वेदतेग वल्लभ जी के साथ। इन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है हमारी वेदों के बारे में और देश के बारे में। तो बने रहिए हमारे कैमरामैन सोमवीर सैनी के साथ। मैं मंचा शर्मा, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस। मंगलौर में पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित, पत्रकार एकता पर दिया गया बल। मंगलौर स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ठेकेदार जुल्फिकार और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सभी पत्रकारों के फूल मालाओं से भव्य स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर सलीम उमर खान, नफीस खान, आफ्ताब खान, मंगलौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद अकिल, उपाध्यक्ष शमीम अहमद सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सलीम फारूकी ने किया, जिन्होंने आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए सभी को सम्मानित किया और एकजुटता का संदेश दिया। समारोह को संबोधित करते हुए समाजसेवी ठेकेदार जुल्फिकार ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी पत्रकारों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, वे हर स्तर पर उनके साथ खड़े मिलेंगे। नफीस खान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारों को एकता के सूत्र में बंधकर काम करना चाहिए। उन्होंने सभी पत्रकारों को मिलजुल कर समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन आज पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है और लाखों पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि संगठन पत्रकारों की हर समस्या के समाधान के लिए दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बिखर गए तो परेशानियों से घिरना तय है। कार्यक्रम का समापन सभी पत्रकारों द्वारा एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए और एकता की शपथ के साथ किया गया। समारोह में पत्रकारिता की भूमिका, चुनौतियों और उनके समाधान पर भी गहन चर्चा हुई। मैं इस पत्रकार सम्मान समारोह को आयोजित करने वाले और मुझे भी इस सम्मान समारोह में इनवाइट करने वाले फारूकी साहब, पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी, हमारे अखिल साहब और तमाम पत्रकार बंधु जो इस मीटिंग में मौजूद हैं और जो इस मीटिंग से आना चाहते थे, आज चले गए इस मीटिंग में आकर, उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं। मैं पत्रकारों को यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज के सामाजिक, आर्थिक और जो क्रिमिनल मुद्दे हैं उनको ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखें और मैं लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि पत्रकारों का पूरा सहयोग करें। इनका जो भी किसी मामले को उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं,
तो इस पर पूरा विश्वास बनाए रखें। पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ हैं और इनका मान सम्मान हमेशा दिल से होना चाहिए। भाई वैसे तो सलीम फारूकी साहब ने कहा था, मैं प्रेस क्लब जो मंगलोर है उसका अध्यक्ष हूँ, मैं उपस्थित हूँ। हमारे जो साथी हैं उन्होंने फ़ोन किया था, वो नहीं आ पाए किसी कारण, क्योंकि मैं तो वाकई ये हमारे समीम भाई हैं, TV100 के वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रेस क्लब मंगलोर के उपाध्यक्ष भी हैं। आफ्ताब साहब आए हैं, लक्सर से हैं, दिलसाद जी आए हैं और कुछ हमारी महिला पत्रकार भी हैं, और सबसे जो है हमारे जुल्फ़कार ठेकेदार साहब हैं, जो कि बड़े अच्छे समाज सेवी हैं और अभी हाल में ही चेयरमैन पद के चुनाव भी लड़ चुके हैं। बराबर में बैठे मोनिस भाई हैं, तो काफ़ी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो एक बुलावे पे इन पर काफ़ी पत्रकार आए। सलीम भाई भी काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी सगरे रहते हैं। तो सभी पत्रकारों से ये मैं अपील करता हूँ कि अच्छा काम करें, जो सही काम है वो करें। अगर आप सही होगा तो आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे में होगा कुछ तो फिर नहीं सुनिएगा। अगर आप सही हो ना तो आपकी बातें अधिकारी सुनेगा। तो आप अगर सही हो तो अधिकारी आपको सुनेगा। सही काम करें। देखो पत्रकार जो होता है न तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, सब मजहब को मानता है, कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी प्रकार किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। पत्रकार पत्रकार होता है, जो बुलाए मान सम्मान के साथ वहाँ जाना चाहिए और जाता भी है पत्रकार। मैं तो उसी पत्रकार मानता हूँ जो किसी पार्टी या किसी धर्म जाति से बिलोंग न करता, सिर्फ पत्रकार। सबसे पहले मैं सलीम फारूकी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रखा है। और पत्रकार जो है वो काफ़ी संख्या में आए भी हैं और आपको और पूरी टीम को बधाई दी है। और साथ ही जो हमारे नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी लोग भी इसमें हाजिर हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां अब अपना भला समझती हैं और करती हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर सभी पार्टी खामोश रहती है। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले नगर निगम हो या राज्य सरकार हो या आपका नुमाइंदा केंद्र सरकार तक पहुँचे तो पत्रकारों की आवाज़ को ज़रूर उठाएं और इनके मुद्दे को उठाकर सरकार द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है योजनाओं के अंतर्गत, उसका भरपूर सहयोग पत्रकारों को मिले। और पत्रकार के साथ में उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर कोई परेशानी सामने आती है या उसको प्रताड़ित किया जाता है या मुकदमा दर्ज किया जाता है, हम उसको भी पूरा जवाब देंगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये देखिए क्या कहना चाहिए, पत्रकार सम्मान समारोह में आप आए, क्या कहेंगे पत्रकारों के? सबसे पहले मैं सलीम फारूकी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रखा है। और पत्रकार जो है वो काफ़ी संख्या में आए भी हैं और आपको और पूरी टीम को बधाई दी है। और साथ ही जो हमारे नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी लोग भी इसमें हाजिर हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां अब अपना भला समझती हैं और करती हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर सभी पार्टी खामोश रहती है। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले नगर निगम हो या राज्य सरकार हो या आपका नुमाइंदा केंद्र सरकार तक पहुँचे तो पत्रकारों की आवाज़ को ज़रूर उठाएं और इनके मुद्दे को उठाकर सरकार द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है योजनाओं के अंतर्गत, उसका भरपूर सहयोग पत्रकारों को मिले। और देखिए, आज सलीम उमर फारूकी जी जो है इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने काजी निजामुद्दीन जी जो विधायक थे उनकी सरपरस्ती में कार्यक्रम सफल रहा। आज का जो कार्यक्रम है उसका एक मकसद है, उसका एक मकसद क्या है कि पत्रकारों को उत्साहित करना। ये जो पुरस्कार कार्यक्रम होते हैं जो पत्रकारों के लिए होते हैं, इन्हें सिर्फ पत्रकारों को उत्साहवर्धक कार्यक्रम होते हैं। इसमें पत्रकारों को नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ जो पत्रकार होते हैं
उन्हें प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से सलीम भाई ने कार्यक्रम करा इसी तरह हम भी काम करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सरकार पत्रकारों के लिए बहुत सारी स्कीम ला रही है। अभी फिलहाल पोर्टल खुला हुआ है, जिन लोगों के पास वेबसाइट है सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, ऑनलाइन जाकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता उसमें ABC 3 कैटेगरी है, उस सहायता का लाभ उठाएं। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे सरकार से कि सरकार यूट्यूबर, पोर्टल और जो वेबसाइट वाले पत्रकार हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करे। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम पत्रकारों के लिए उठाया है और जितने पत्रकार हैं मैं सबसे एक अपील करूँगा कि वो लोग इस जो सरकार ने पोर्टल खोल रखा है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें और अगर आपके मानक पूरे हैं तो सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। उसके बाद आप सरकार से मिलने वाले जो ऐड है वो अपने आप पब्लिश करिए और अब जितने पत्रकार साथी हैं वो कहीं भी कोई ऐसा काम ना करे ब्लैकमेलिंग वाला, कोई खनन वाला, क्योंकि सरकार आपको बहुत दे रही है। सरकार के पास बहुत है, देने वाले हम होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सलीम भाई ने जिस तरह का कार्यक्रम करा ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। मैं जितने भी ऑर्गेनाइज करने वाले जो साथी हैं उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ सलीम भाई का शुक्रिया करता हूँ और जितने पत्रकार यहाँ आए उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुशियों का माहौल बदला मातम में, भांजे की बारात में जा रहे मामा की मारपीट में दर्दनाक मौत। हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र इब्राहिमपुर में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बारात में शामिल होने गए एक युवक की मामूली विवाद के चलते मौत हो गई। घटना गाड़ी में सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी से जुड़ी है, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीट को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और बारात की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, जिस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नामजद आरोपी की तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है और हालात पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बारात जिसमें एक ही समुदाय के लोग थे, कुछ बताते हैं गाड़ी में कि मैं सीट में बैठने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई है। तो अभी जो मुझे एसओ पत्री ने बताया जिसमें एक व्यक्ति की वो ज्यादा घायल था तो उसकी डेथ हो गई। तो इमीडिएट हम मुकदमा करें, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन डेथ होने की पुष्टि हुई है। हम जो नामजद होंगे उनके खिलाफ मुकदमा करके आगे की लीगल कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार लंढौरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच 2 दिन पहले लंढौरा में हुए विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढौरा बस स्टैंड पर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। पुतला फूंकने के बाद भाजपा नेताओं ने इंस्पेक्टर मंगलौर को विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 2 दिन पहले लंढौरा में दोनों के बीच में हुए विवाद को लेकर रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढौरा बस स्टैंड पर खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। भाजपा लंढौरा मंडल अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि विधायक उमेश कुमार द्वारा पूर्व विधायक प्रणव सिंह पर किए गए हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब एक विधायक ही सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी पर उतर जाएगा तो आम जनता का क्या होगा। उमेश कुमार अपनी गाड़ी में असामाजिक तत्वों को बैठाकर घूम रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, जिसे क्षेत्र की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे विधायक को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण सिंह ने कहा कि जो घटना 2 दिन पहले हुई है वह बहुत ही निंदनीय है।
लोग के साथ कर घूम रहे हैं, जो इनके गुंडे हमारे किसी को पथराबाजी कर रहे हैं। हमारे संगठन को कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन हमारी सब कुछ है, लेकिन ये संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय विधायक जी को पत्थरबाजी करके डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कानपुर की जनता इस समय बिल्कुल आक्रोशित है और भयभीत है कि ऐसे विधायक को क्या किया जाए। मैं माननीय सीएम साहब से, माननीय सरकार से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे रितु खंडूरी जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू है और इन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक हैं, जो इन्होंने खुद स्वीकार किया है अपने चुनाव आयोग में। उसकी लिस्ट मेरे पास है। आज माननीय मैं यहाँ के कोतवाल साहब को दूंगा और घर घर की हर जनता को पहुँचाऊँगा कि जब इनके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है, ये कैसे विधायक बने। इनकी विधायकी को उस मुकदमे में जो भी मुकदमा विचाराधीन है या जो मुकदमे दर्ज है उसकी जांच करके तुरंत इनको विधायक से बर्खास्ती की जाए। यही मेरी सरकार से, मेरी प्रशासन से निवेदन है। नहीं, कारण तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पहला कारण तो यह है कि जो परसों दिन हुआ बहुत ही निंदनीय है माननीय विधायक जी द्वारा। वो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या यह गुंडाराज है क्या? इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के लोग आज उनकी पुतला फूके हैं कि आगे से वो इस तरह की कार्य को ना करे। हमारी मांग तो है कि वो पहले तो जो परसों दिन की घटना हुई है उसकी पुलिस द्वारा या जो आम पब्लिक है उसके द्वारा छानबीन किया जाए, सत्य को सामने लाया जाए। विधायक जी जो हैं वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो इस चीज़ को भी उनके पास वीडियो जरूर है कि परसों दिन गलती किसकी थी, वो वीडियो जारी करें ना, खुद विधायक जी वीडियो जारी कर दें। जो कार्य किए जा रहे हैं, रास्ते चलते गरीब आदमी को मारा जा रहा है और हमारे विधायक जो है, पूर्व विधायक हमारे कुंवर पंडित सिंह चैंपियन, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह के मानसिकता के आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं में अगर आप देख रहे होंगे आज की जनता में काफ़ी विरोध है उनका, तो आज ये विरोध दर्शाने के लिए यहाँ आम जनमानस इकट्ठा हुआ है और ये चाहते हैं कि जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह उन पे अत्यधिक मुकदमे काम है, वो भी जागरूक होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और महामारी जो उत्तराखंड की सरकार है उसको इसके संज्ञान लेना चाहिए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हरिद्वार के होटल किंग में देह व्यापार का भंडाफोड़, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की दबिश, एक महिला गिरफ्तार। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में हड़कंप होटल किंग में संदिग्ध गतिविधियों की भनक पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने की छापेमारी। एक महिला को संदिग्ध व्यापार में पकड़ा गया रंगे हाथ। ग्रामीणों का आरोप लंबे समय से होटल में चल रहा था गंदा धंधा। पहले भी उठे थे सवाल, लेकिन अब जुटाए सबूत। गुस्साए गांव वालों ने होटल के बाहर जमकर किया हंगामा, प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। ठीक है सर,